जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज का जो चर्चा का विषय है वो आपके सामने बोर्ड पर हेडिंग बना रखा है हमने। लेकिन ये जो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है इस पर बात करें उससे पहले थोड़ा सा बात हम लोग आज जो है अपने जो ये वीडियो सीरीज जो हमने चला रखा है इस वीडियो सीरीज के बारे में भी बात कर ले और थोड़ा सा आगे का जितना भी बातें हैं उसको पढ़ने से पहले थोड़ा पिछला जो वीडियो लेक्चर में हमने बात किया है उस पर भी एक बार जो है चर्चा कर लेते हैं ताकि कनेक्शन दोनों का मिल पाए कि हम लोग एक्चुअली जो है अभी बात करेंगे वो उसका पिछला जो बातें हैं उससे क्या लेना देना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपको पहले भी कहा है कि आपका ये पूरा सिलेबस जो है हम करवाएंगे। ट्वेल्थ बोर्ड का जो प्रिपरेशन होता है वो आपको हम करवाएंगे और पूरा एकदम तरीका से सिस्टमैटिक तरीका से, माने उसमें किसी भी प्रकार का जो है कट कुट नहीं करेंगे और पूरा जो सिस्टमैटिक एक तरीका होता है वो तरीका आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। और हम आपसे भी आशा करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करो। डायरेक्ट आप इन वीडियोज़ को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे जुड़ पाए। हमने ये पूरा प्रक्रिया जो है आप सभी के फ़ायदा के लिए बनाया है और इसमें हमने ये तमाम चीज़ें जो देना प्रारंभ किया था तो उसमें हमने शुरू से ही कहा था कि जितने भी लोग या तो वो पटना से हो सकते हैं या पटना से बाहर हैं, है ना। जैसे हम तो पटना में ही तमाम चीज़ें जो है आपको देखो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी पढ़ा रहे हैं वो पटना में ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो लोग पटना नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए हमने ये व्यवस्था किया था और आप अगर चाहो तो उनके साथ भी, और जो पटना में हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो उनके साथ भी आप ये शेयर कर सकते हो। शायद अगर उनको किसी भी टॉपिक पर कोई समस्या हो तो उसका समाधान आप हमारे वीडियो में ढूंढ सकते हैं, है ना। तो उसके लिए भी आपका जो है ये वीडियो सीरीज जो है वो चला है। अब बात यहाँ पर यह है कि आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर में मूल बातें क्या है, जो मूल बातें हैं उस पर तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। लेकिन आपको एक बात बता दें जानकारी के लिए कि आज का जो लेक्चर होगा संभवतः ये आखिरी लेक्चर होगा थियोरेटिकल पार्ट का। हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना शुरू किए थे उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये आखिरी भाग होगा, ठीक है। इसके बाद एक लेक्चर और आपके सामने हम रखेंगे, एक और वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स को हम शामिल करेंगे। और न्यूमेरिकल्स भी वो न्यूमेरिकल्स जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या साधारण जो टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल्स हम आपके सामने रखेंगे। बिहार बोर्ड वगैरह जो पूछता है उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम तैयार करेंगे और वो न्यूमेरिकल आपके लिए हम रखेंगे, ठीक है। या कोई भी स्टेट बोर्ड की बात आप कर सकते हो। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप का जो है न्यूमेरिकल्स हम आपके सामने नहीं रखेंगे। वैसे भी हमारा उद्देश्य जो है आपको ट्वेल्थ में अच्छा मार्क्स दिलवाना है। माने जो आपका जो परसेंटेज जो होता है वो परसेंटेज अच्छा हो जाए, आपका बेसिक बहुत बढ़िया हो जाए, ठीक है। बाकी चीज़ें न्यूमेरिकल्स वगैरह तो प्रैक्टिस का जितना भी है वो सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप पर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका जो है उसके ऊपर में कमांड होते चला जाता है ना। तो हम लोग आगे जो एक और वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे वीडियो में, वो आपका न्यूमेरिकल पर आधारित होगा मूल रूप से और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इससे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो आज का जो अपना मुद्दा है वो मुद्दा ये है, लेकिन इस मुद्दा से पहले थोड़ा सा आपको पिछला बात जो है वो एक बार याद दिला दे। पिछला जो लेक्चर था अपना उस लेक्चर में आपके सामने हमने कैपेसिटर के अंदर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा था या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा था और जिसका कांस्टेंट के था। अगर इसको आप रखते हो पूरा भर देते हो तो उस समय में इसका जो धारिता हो जाता था वो के इंटू एप्सिलॉन जीरो एरिया डिवाइड बाई डी ये आ गया था, ये फॉर्मूला आ गया था। जिस समय हम लोग किसी संधारित्र के अंदर में पूर्ण रूप से किसी प्रावैद्युत माध्यम के द्वारा भर देते हैं तब जाकर के हमारा जो फॉर्मूला आता है कुछ इस प्रकार से आता है। अच्छा, इसी के अंदर में हमने जब पार्शियली आंशिक रूप से प्रावैद्युत माध्यम को भरा था, या ये बोल दो कि प्रावैद्युत पदार्थ के द्वारा इसका जो कुछ भाग है वो हमने भरा था। इसका मोटाई टी लिया था, इसका डी जो है डिस्टेंस था, प्लेट एरिया तो आपका ए था। तो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आपका आया था एप्सिलॉन जीरो एरिया डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये फॉर्मूला हमने आपके सामने प्रूव किया था। ये फॉर्मूला आपको प्रूव करने आना भी चाहिए, ठीक है। इतना तक हम लोगों ने पिछले क्लास में बात कर रखा है। आज का जो मुद्दा है हमारा उसमें
छोटा सा ऑब्जेक्टिव के लिए पहले थोड़ा सा हम आपके सामने कुछ बातें रख दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर। देखो, एक्चुअली हम लोग जब कोई भी कैपेसिटर के अंदर, कोई संधारित्र के अंदर अगर हम प्राविद्युत माध्यम को रखते हैं यानी इंसर्ट करवाते हैं, तो आप यहां पर इसको दो तरीका से इंसर्ट करवा सकते हो। एक तो तय है कि इसमें जब भी आप माध्यम को रखते हो, चार्ज रखोगे तो इसमें जो कैपेसिटी होता है यानी कि चार्ज को स्टोर करने का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन आपको दो केस बना करके हम बता रहे हैं कि मान लो हम जो है ना एक संधारित्र को पहले चार्ज कर दिए, ठीक है, चार्ज कर दिए, तो स्वाभाविक बात है कि चार्ज आप बैटरी द्वारा करोगे, बैटरी इसमें जोड़ दोगे और जोड़ करके या कोई भी करंट सप्लाई जो होगा इसके द्वारा आप चार्ज करोगे। अब इसके अंदर में आपको करना क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करवाना है। तो हमारा दो केस बनेगा, एक केस ये बनेगा कि चार्ज कर लिया, बैटरी हटा दिए, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे, तो देखना है कि कितना वर्क डन होगा, कितना काम होगा, ये हमें निकालना है। यानी वही एनर्जी की बात हो रहा है। संधारित्र का जो माने एनर्जी स्टोरिंग का जो वैल्यू होता है, फॉर्मूला जो हमने आपको पहले इससे पहले जो है बता रखा है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका वर्क डन कितना होगा। तो हम दो केस बना रखे, एक बार क्या करेंगे चार्ज कर देंगे और बैटरी हटा देंगे, और एक बार क्या करेंगे चार्ज कर देंगे और बैटरी जुड़ा छोड़ देंगे, और दोनों ही परिस्थिति में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अंदर इंसर्ट करवाएंगे, अंदर डालेंगे। तब हमें देखना है कि हमारा ये जो कैपेसिटर है उसका वर्क डन जो है दोनों परिस्थिति में कैसा आता है, या सीधे बोल दो कि दोनों का जो एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कितना आता है, वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो हमारे पास दो हेडिंग होगा, दो हेडिंग पर अभी हम बात करेंगे। पहला जो हेडिंग होगा हमने यहाँ पर पहले से बना रखा है, आप देख सकते हो। हमारा देखो माने हेडिंग तो हमारा एक ही है कि वर्क डन इन इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स। संधारित्र के प्लेटों के बीच प्राविद्युत रखने में किया गया कार्य कितना होगा, ये कार्य हमें निकालना है। क्योंकि जब आप इंसर्ट करवाओगे ना तो कुछ ना कुछ जो है एनर्जी चेंज होगा, और एनर्जी चेंज हुआ इसका मतलब कुछ ना कुछ काम हुआ है। तो जो काम हुआ है वो हमें निकालना है। तो हम इसको पहले ही आपको बोलेंगे कि दो केस बना लेंगे, एक बार क्या करेंगे चार्ज करेंगे लेकिन बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, माने आवेशन के पश्चात बैटरी भी संयोजित कर देते हैं, बाहर हटा देते हैं। तो बेसिकली अगर आपने ऐसा किया तो यहां पर मान लो हम यहां पर एक कैपेसिटर बनाते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम इसको। ऐसा जो है एक कैपेसिटर हमने बनाया, ठीक है, और इसको हमने चार्ज दिया। मान लो आपने जो भी चार्ज दिया, लेट अस सपोज इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया, इस पर माइनस क्यू चार्ज दिया। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, एक प्राविद्युत माध्यम को या पदार्थ को इसके अंदर में इंसर्ट करवाना है, जिसका कांस्टेंट के है। पहले हमने इसका कांस्टेंट जो है वो के मान लिया है। अब इसको इसके अंदर में हमें इंसर्ट करवाना है, नीचे धक्का दे करके इसमें डालना है। तो हमें निकालना है वर्क डन, कि जब आप इसको अंदर डालोगे तो अंदर लाने में कितना काम करना पड़ेगा आपको, वो वर्क डन आपको निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए याद रखो हम तो चेंज इन एनर्जी निकालेंगे, कि शुरू का एनर्जी जो होता है और बाद का एनर्जी जो होता है उस दोनों में हम देखेंगे। तो शुरू में जिस समय आपने कोई माध्यम नहीं डाला है, जिस समय आपने कोई माध्यम नहीं डाला है, उस समय आपका जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, याद करो हमने आपको बताया है 1/2 CV का स्क्वायर, या आप यहां से ये फॉर्मूला को रिप्लेस भी कर सकते हो Q²/C ऐसे करके। माने जिस भी फॉर्मूला से आप लाओ, फॉर्मूला आपका कोई भी हो, लेकिन आपका लास्ट में जो वैल्यू आएगा ना वो वैल्यू सेम आएगा। बात समझ में आया? तो हम इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अंदर आप इंसर्ट करोगे तो उस केस में कैपेसिटेंस, वोल्टेज, चार्ज चेंज हो सकता है। हो सकता है क्या, आप कैपेसिटेंस के बारे में तो पढ़े ही हो, धारिता तो उसका हमेशा बदल ही जाता है, यानी बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन चेंज हुआ ना, बदलाव तो हुआ। तो स्वाभाविक बात है शुरू में एनर्जी के लिए तो आप ये फॉर्मूला लगा लोगे, लेकिन जब इसके अंदर में प्राविद्युत पदार्थ डाल देते हो तो उस केस में इसका इसके अंदर में जो एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो चेंज होगा। तो चेंज होगा तो धारिता का वैल्यू चूंकि और पोटेंशियल और चार्ज ये भी चेंज होगा, तो इसलिए एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो हम देखेंगे पहले कि कब एनर्जी बढ़ा है कब एनर्जी घटा है।
दो केस बनाए हैं। पहला केस में हम देखते हैं डिस्कनेक्ट जब कर देते हैं तो एनर्जी बढ़ता है या घटता है, ये पहले हम लोग जो है यहाँ पर चेक कर लेंगे। ठीक है बात। तो देखो सबसे पहले देखो इन तमाम चीजों को सी भी और चार्ज, इन तीनों बात पर पहले हमको चर्चा करना पड़ेगा, तब हम लोग वर्क डन की बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि फॉर्मूला जब आप एनर्जी का लोगे तो उस केस में आपको इसका चर्चा करना पड़ेगा। और देखो एनर्जी का चर्चा करोगे तभी तो वर्क डन होगा। मान लो शुरू में एनर्जी ज्यादा हुआ, बाद में एनर्जी कम हो गया, तो एनर्जी का लॉस हुआ। तो लॉस हुआ, फिर भी याद रखो एनर्जी लॉस हुआ माने गया कहाँ, वर्क डन में, कुछ ना कुछ काम हुआ होगा। अगर बढ़ा है तो इसका मतलब वर्क डन द्वारा वहां पर एनर्जी लाया गया है। तो कहने का मतलब दोनों ही परिस्थिति में कुछ ना कुछ काम होगा। तो काम होगा उसके लिए आपको इन तीनों का जानकारी पहले होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इन तीनों का जानकारी ले लेते हैं। पहली बात, बैटरी को हम हटा दिए, इस पर आपने चार्ज दिया, बैटरी द्वारा आपने इस पर चार्ज दिया और बैटरी को आपने हटा दिया। जब आपने बैटरी को हटा दिया तो अब बताओ क्या अब और भी एक्स्ट्रा चार्ज इस संधारित्र को मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो पहला इंफॉर्मेशन तो आपको यहाँ पर चार्ज के बारे में लेना था और चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। जैसे ही बैटरी को डिस्कनेक्ट करोगे तो चार्ज का वैल्यू जो इसका आएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। माने चार्ज का वैल्यू जो है अब बढ़ने वाला नहीं है, घटने वाला नहीं है, ये नियत हो जाएगा। तो चार्ज का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक केस में जब आप कैपेसिटर को चार्ज किए और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए तो उस केस में चार्ज जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दूसरा इंफॉर्मेशन आपको यहां पर लेना है पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी आप बोल सकते हो, हम विभव शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पोटेंशियल के बारे में जो इंफॉर्मेशन लोगे, अच्छा पोटेंशियल से भी पहले आपको जो है ना कैपेसिटेंस के बारे में जानना चाहिए। थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है इस डायग्राम इसको हम यहीं पर बना लेते हैं। दूसरा आपको पता करना होगा कैपेसिटेंस के बारे में। तो कैपेसिटेंस तो किसी भी संधारित्र का हमेशा इंक्रीज करता है जब आप उसके अंदर में कोई प्रावैद्युत पदार्थ डालते हो। तो इसका जो धारिता होगा, ये धारिता बराबर आपका जो वैल्यू आएगा, धारिता बराबर K इंटू C0, याद करो हमने बताया था C0 का मतलब होता है इनिशियल धारिता। शुरू का जो धारिता था, इनिशियल कैपेसिटेंस, शुरू का धारिता वो C0 था। तो C0 में K अगर मल्टीप्लाई हो गया, इसका तात्पर्य ये होता है कि आपका जो धारिता है जब इंसर्ट करते हो किसी भी प्रावैद्युत पदार्थ को तो उस केस में इसका धारिता जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इसका तात्पर्य तो यही निकलता है। तो दो बात हम लोगों को जानकारी में आ गया। पहला बात कि आवेश का क्या होगा, तो आवेश तो कांस्टेंट रहेगा भाई, क्योंकि इससे बैटरी हमने हटा दिया है। अब दूसरा बात यह है कि इसका धारिता कैपेसिटेंस का क्या होगा, तो कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज करेगा। आप इस बात को जो है याद भी रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसा टाइप का भी बना सकता है कि यदि किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट करके उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। तीसरा में ये भी पूछ सकता है कि ऐसे केस में पोटेंशियल का क्या होगा। इसको हम यहाँ पर विभव करके भी एक पॉइंट बना लेते हैं और थोड़ा इसका भी जानकारी ले लेते हैं। तो चूंकि आप लोग पढ़ चुके हो कि C बराबर जो होता है वो Q बट्टा V होता है, इसीलिए V बराबर लिखोगे तो Q बट्टा C हो जाएगा। और V बराबर अगर चार्ज को देखो तो चार्ज कांस्टेंट है, वही रह जाएगा। C का वैल्यू यहां से उठा के रख दो, K इंटू C0। तो Q बट्टा C0 को हम लोग V0 बोल सकते हैं, इसको हम लोग V0 बोल सकते हैं। ये तमाम बातें ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हम बता रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से इस बात को समझना। कहां से आप ये ले लिए? देखो चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट है और उसके शुरू के धारिता से अगर आपने डिवाइड किया, शुरू के कैपेसिटेंस से अगर आपने डिवाइड किया तो ये शुरू का पोटेंशियल मिल जाएगा, इसीलिए इसको हम V0 बोल दिए। तो V0 बट्टा K, इसका मतलब शुरू के पोटेंशियल को K से डिवाइड कर दिए तो वैल्यू पोटेंशियल का डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि K का वैल्यू 1 से हमेशा अधिक होता है, ये बात हमने आपको पहले बताया है। तो इस हिसाब से अगर आपसे इस तरह का हेडिंग बना दे और पूछे कि इसका विभव का क्या होगा, तो इसका विभव क्या होगा? डिक्रीज करेगा। समझ में आया बात?
तो पहला स्लाइड का जितना बात है हमारे ख्याल से आप समझ गए हो, इसका आप स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट अपना ले लेना। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। हमको ये नहीं, हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन निकालने से पहले तो एनर्जी का चर्चा करना पड़ेगा। तो 3 चर्चा तो कर चुके हैं, चौथा चर्चा आपको करना पड़ेगा अब एनर्जी का। ठीक है, तो चूंकि एनर्जी का जो वैल्यू आएगा, अभी फाइनल जो एनर्जी का वैल्यू आएगा, फाइनल की बात कर रहे हैं, तो फाइनल जो एनर्जी का वैल्यू आएगा उसका अगर वैल्यू लिखोगे तो 1/2 CV का स्क्वायर, सब फाइनल रखना है। तो बताइए, फाइनल अगर वैल्यू रखो तो 1/2 C का वैल्यू आपने क्या रखा है, K और इंटू C0, सही है बात। और ये जो आपका आ रहा है भी, इस भी का फॉर्मूला आपने अभी जस्ट देखा है, क्या आया था, V0/K। इसका मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फाइनल जो एनर्जी आएगा 1/2, देखो K इंटू C0, और इसको थोड़ा सा तोड़िए तो V0 का स्क्वायर बट्टा K का स्क्वायर, एगो K से एगो K खत्म हो जाएगा। तो फाइनल जो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, ध्यान से देखना इस बात को, यहां से आ जाएगा आपका 1/2 C0 V0 का स्क्वायर और डिवाइड बाई K, ये हमारा फॉर्मूला आएगा। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये शुरू के एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक ना। तो हम इसके जगह पर इनिशियल एनर्जी लिख दें और बट्टा K कर दें। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां भी इनिशियल एनर्जी को K से भागा देना पड़ रहा है। सॉल्यूशन करने के दरमियान हमने ये तमाम बातें एकदम बढ़िया से देखा है। इसमें K से हमको यहाँ पर भागा देना पड़ेगा। तो भागा देना पड़ेगा, इसका मतलब फिर से इसका भी एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। माने पहले एनर्जी ज्यादा था, बाद में एनर्जी घट गया। तो बाद में एनर्जी घट गया, इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो कुछ काम हुआ होगा ना, तभी तो एनर्जी खत्म हुआ। एनर्जी तो बर्बाद होता नहीं है। तो लॉस होने का मतलब कुछ वर्क डन होगा, और वही वर्क डन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो 5वां स्टेप में जाने के बाद आपका एनर्जी निकलेगा। तो कुल मिलाकर के 5वां स्टेप तक पहुंचने के लिए आप पहले जो है 4 स्टेप के बारे में जानकारी प्राप्त किए। तो इसका अर्थ ये होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाएगा तो पिछला 4 पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और हम पूरा डिटेल में आपको बता रखे हैं कि कैसे उसको निकालते हैं। तो वर्क डन अगर आप निकालोगे ना, तो वर्क डन तो एनर्जी लॉस करने की वजह से आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जो है ना, अगर आपको कहें वर्क डन आप निकालो, माने कार्य अगर आप निकालो, सीधे तौर पे लिखते हैं कार्य, अगर ये आप निकालना चाहते हो, या आप एनर्जी लॉस निकालना चाहते हो, एनर्जी लॉस निकालना चाहते हो, एनर्जी लॉस, एक ही बात है, एनर्जी लॉस, इसको बोलते हैं ऊर्जा हानि। तो इन दोनों में से कोई भी एक ही बात है हम निकालना चाह रहे हैं। तो देखो एनर्जी लॉस को जो है ना, यहाँ पर U और नीचे लॉस लगा देते हैं, या इसी को W कर देते हैं, वर्क डन भी हो गया, एक ही बात है। तो अगर आप निकालना चाहते हो तो शुरू के एनर्जी में से फाइनल को घटाओ, तब ना एनर्जी लॉस निकलेगा, क्योंकि शुरू में ज्यादा था और फाइनल क्या था, कम था, इसीलिए हम शुरू वाले में से फाइनल को घटाते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर यही काम होगा। तो हमारा यहां से जो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा, अगर इनिशियल की बात करें तो इनिशियल तो आपका यही था, इनिशियल ही था, माइनस फाइनल की बात करो तो फाइनल में आपका इनिशियल और बट्टा क्या आएगा, यहां से हमने लाया। इसको जैसे उठा करके यहाँ पे रखोगे तो इनिशियल वाला हो जाएगा कॉमन, तो अंदर में 1 - 1/K ये बचेगा। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करो तो इनिशियल का वैल्यू जो है ना वो ये होता है, शुरू का जो एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है C0 V0 का स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए तो K-1 और बट्टा K ये बचेगा। तो यही जो है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, और यही जो हमारा है वो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 5 तरह का जानकारी आपको मिला इस पॉइंट पर। होना चाहिए और ये बातें आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये बातें जो आपको हम एक एक करके इत्मीनान से जो बताए हैं, ध्यान रखना, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल्स भी इससे जुड़ा हुआ पूछ सकता है, तो ये बातें आप जरूर याद रखो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट अपना ये है कि अगर हम क्या करें ना कि इसी संधारित्र के अंदर में फिर से किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करवा दें। ठीक है, कोई संधारित्र है ये,
इसको आपने अब चार्ज किया और बैटरी को जुड़ा ही छोड़ दिया। अभी बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। जो भी वोल्टेज आप इसको सप्लाई कर रहे हो उस वोल्टेज को लगातार सप्लाई होने दो। आप इसका जो है डिस्कनेक्ट नहीं करो और इसको नीचे इंसर्ट करवाओ। तो अब की बार जब आप इसको चार्ज दोगे तो चार्ज तो लगातार इसको फिर मिलते रहेगा। इसका मतलब चार्ज का वैल्यू चेंज करेगा। तो चेंज क्या नहीं करेगा? देखो पहला पॉइंट ये है कि चेंज नहीं करेगा क्या चीज, तो वो होगा पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है, विभव हम बोल रहे हैं, वैसे विभवांतर भी आप बोल सकते हो। आपने जो भी पोटेंशियल दिया है वो पोटेंशियल का वैल्यू अब चेंज होने वाला नहीं है। पोटेंशियल कांस्टेंट इसका बन जाएगा। क्योंकि बैटरी अगर 12 वोल्ट का है तो वो 12 वोल्ट का जो है वो सप्लाई करते रहेगा। ठीक है, माने पूरा खत्म जब तक नहीं हो जाता। वैसे खत्म होने की बात नहीं, शुरुआती दौर की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसका वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जितना पहले था वही बाद में रहेगा। तो अब की बार इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। पिछले दफा हमने देखा था कि चार्ज कांस्टेंट था। तो अब की बार क्या होगा, इसका चार्ज वेरिएबल होगा। लेकिन एक बात इसमें कॉमन रहेगा कि कैपेसिटेंस फिर से इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस जो होता है ना वो इंक्रीज फिर से करेगा। ये बात हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इसका जो धारिता होगा C बराबर फिर हो जाएगा K इंटू C0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर धारिता तो हमेशा इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज का सिंबल है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है, धारिता ये कॉमन रहेगा। अब तीसरा पॉइंट में आपको देखना है चार्ज के बारे में कि चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, इस केस में आवेश के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को मिलाना पड़ेगा और इन दोनों को मिला करके आपको पता करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। तो हम यहां से चार्ज निकालना चाह रहे हैं और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है C बराबर Q बट्टा V। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसीलिए अब आप यहां से चार्ज बराबर लिखोगे तो C इंटू V हो जाएगा। और यहां से चार्ज बराबर अगर वैल्यू लिखोगे तो C का वैल्यू तो होता है K इंटू C0 इंटू V। तो ये दोनों मिला करके शुरू का चार्ज का फॉर्मूला बन जाएगा। तो उस हिसाब से Q का वैल्यू K इंटू Q0 बनेगा। और Q0 माने शुरू का चार्ज, शुरू का आवेश। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चार्ज का मान बेसिकली यहां पर इंक्रीज कर गया। ठीक है, माने वोल्टेज कांस्टेंट है, चार्ज का मान जो है यहां पर क्या हो गया, वो इंक्रीज कर गया। पिछला में क्या हुआ था कि वोल्टेज का जो वैल्यू आया था वो कांस्टेंट नहीं था, वो घट गया था। और चार्ज का जो मान था वो चार्ज का मान कांस्टेंट था। तो हम लोग दूसरा जो कंडीशन लिए जिसमें बैटरी को कनेक्टेड छोड़ दिए हैं, तो उस केस में ये हमारा इंफॉर्मेशन बाहर आया। हमको पहुंचना है वर्क डन तक, ध्यान रखना, हमें यहीं तक रुकना नहीं है, हमें वर्क डन तक पहुंचना है। तो कार्य तक पहुंचने के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा एनर्जी के पास। तो फाइनल एनर्जी आपको निकालना पड़ेगा और फाइनल एनर्जी के लिए CV का स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा। तो फाइनल एनर्जी बराबर 1/2 C का मान K इंटू C0 लगाओ। और ऐसे याद रखना V तो तुम्हारा कांस्टेंट था, तो V वैसा ही छूट जाएगा। तो यहां से K बाहर हो जाएगा और अंदर 1/2 C0 V का स्क्वायर होगा और ये शुरू का एनर्जी होगा। तो फाइनल एनर्जी बराबर K इंटू इनिशियल एनर्जी। और इस केस में अगर आप देखोगे ना तो हमारा एनर्जी का मान जो है यहाँ पर इंक्रीज करेगा। जब बैटरी डिस्कनेक्टेड ना हो, बैटरी कनेक्टेड ही रह जाए, तो उस केस में एनर्जी का मान जो होगा, कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी का जो मान होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात आप समझते चलो और याद करते चलो, साथ में वीडियो लेक्चर के साथ में ये बातें जो है ध्यान में रखते चलो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काम आएगा आपको डेफिनेटली। ठीक है, तो इस बात को आप समझ चुके हैं। अच्छा जी, आइए अब नेक्स्ट बात पे। तो हमारा जो नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, वर्क डन है। हमें निकालना है वर्क डन। देखो कार्य हमें निकालना है, लेकिन कार्य के साथ साथ ये भी तो आप बोल सकते हो कि एनर्जी बढ़ा है, इसका मतलब एनर्जी गेन। एनर्जी गेन अगर ये भी कहे तुमको निकालने के लिए ऊर्जा लाभ, अगर कहे निकालने के लिए, तो भी एक ही प्रश्न माना जाएगा इसको।
समझ गए बात को? जैसा कि पिछला में कार्य और ऊर्जा हानि, देखो एनर्जी के लॉस हो या एनर्जी का गेन हो, दोनों ही परिस्थिति में वर्क डन के रूप में कन्वर्जन होता है। एक बार वर्क डन की वजह से जमा होगा, एक बार वर्क डन की वजह से खत्म होगा। तो दोनों ही परिस्थिति में वर्क डन तो होगा, लेकिन दोनों ही परिस्थिति में अलग अलग तरीका से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम दोनों का नाम लिख दिए। तो या तो आप एनर्जी गेन निकालो, यू गेन, या फिर आप वर्क डन निकालो, एक ही बात है। तो गेन अगर हुआ है, इसका मतलब यह है कि फाइनल में से आपको इनिशियल घटाना है। फाइनल में ज्यादा था, इनिशियल में कम था। तो वर्क डन बराबर जो फॉर्मूला, चूंकि हमने हेडिंग वर्क डन का बनाया था, तो हम यहां से फाइनल का वैल्यू रखेंगे के इनिशियल एनर्जी और माइनस इनिशियल एनर्जी। तो W बराबर, इसमें इनिशियल एनर्जी को कॉमन कर लो, K-1, ये वाला हमारा जो है फॉर्मूला आ गया। अब W बराबर इनिशियल वैल्यू को हमने यहां पर मान रखा है 1/2 T0 V का स्क्वायर, और ये K-1 हो जाएगा। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के इतना बात जो है ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखो, न्यूमेरिकल्स के लिए आप इतना बात जो है वो याद रखो। आपसे न्यूमेरिकल्स भी जब पूछा जाएगा तो इन तमाम पॉइंट के बीच में से किसी भी पॉइंट को उठा लेगा, हेडिंग जो आपको कंडीशन हमने दे रखा था वो कंडीशन आपको दे देगा और कहेगा इन प्रश्नों को हल कीजिए। तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये सब फॉर्मूला जो हमने अभी बताया है, ये तमाम चीजें आपको जो है वो हेल्प करेगा। तो इसको आप तैयार निश्चित तौर पे कर लें, ठीक है बात? तो एक पॉइंट तो ये था जो कैपेसिटर से जुड़ा हुआ मामला था, जो हमने कहा भी था कि जो बचा हुआ कैपेसिटर के से मामला है उसको हम पहले बता देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो ये हो गया आपका संधारित्र के अंदर में अगर कोई प्राविद्युत पदार्थ आप डालते हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर आप डालते हो, तो उस केस में क्या घटना घटेगा, इसका तमाम इंफॉर्मेशन, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दिया है। न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल पूछता है, साधारण सा क्वेश्चन होता है, आप उसको इजी वे में सॉल्व कर लोगे अगर ये तमाम बातें जानते हो तो अभी हम लोग एक मुद्दा पर बात करेंगे। वो क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है तो वो 5 नंबर में पूछेगा, उसको हम 1D ग्राफ जनरेटर बोलते हैं। और 1D ग्राफ जनरेटर सामान्य तौर पे जो है कम ही पूछा गया है, लेकिन जब भी पूछा गया है तो 5 नंबर में पूछा गया है। 2-3 बार हमने देखा है पिछले 10 वर्षों में जो है 3 बार 4 बार 3 बार या जितना भी हो, हमें ध्यान नहीं है, लेकिन पूछा जरूर है, ठीक ना? तो 1D ग्राफ जनरेटर को हम लोग पढ़ेंगे, और 1D ग्राफ जनरेटर को आप किसी किताब से भी पढ़ सकते हो और भी जगह पे भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन 1D ग्राफ जनरेटर को हम बहुत ही सिंपल तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। और इसका हम आपसे नोट्स भी जो बनवाएंगे, पढ़ाई इजी लैंग्वेज में बनवाएंगे और ऐसे तरीका से बनवाएंगे कि इसमें से एक भी नंबर आपका ये काटेगा नहीं। माने जितने मार्क्स का ये प्रश्न होंगे 5 नंबर का होगा, 5 में 5 नंबर देगा। जबकि ये है थ्योरेटिकल पार्ट, इसमें जो है अगर आप थोड़ा भी ज्यादा लेंदीपन या फिर भाषाई तौर पे कुछ गड़बड़ी करते हो तो उसमें आपका ये नंबर काट लेता है। लेकिन हम जो आपको तरीका बताने वाले हैं, अगर आप उस तरीका को अडॉप्ट करते हैं, उस तरीका को अगर आप सीखते हैं, तो इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। 100% आपको 5 का 5 नंबर जो है वो मिलने वाला है, एकदम बढ़िया से अगर आप सीख गए तो पहले आप ये जान लो कि 1D ग्राफ जनरेटर जो है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन पर हम अभी बात करेंगे। ये 1D ग्राफ जनरेटर का सिंपल डायग्राम हम आपके सामने बना करके रख दिए है। ऐसा ही डायग्राम आप एग्जाम में भी बनाना, ज्यादा कोई बढ़िया एकदम अलग से सजाकर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम 1D ग्राफ जनरेटर को पहले जो है ना समझते हैं कि 1D ग्राफ जनरेटर बेसिकली है क्या। और 1D ग्राफ जनरेटर पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि काम करता है तो इसमें कौन कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है। छोटा सा 2-3 पॉइंट है, पहले आप समझ लो, उसके बाद फिर आप 1D ग्राफ जनरेटर पर आ जाना, इजी वे में आप समझ जाओगे। तो पहले छोटा पॉइंट आप समझ लो। देखो एक प्रक्रिया होता है, आप ऐसे समझो कि अगर आपने कोई स्फीयर बना रखा है, गोला बना रखा है, और अगर आपने इसके ऊपर चार्ज दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा चार्ज का डेंसिटी जो होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है, ऐसे स्फीयर के ऊपर में यूनिफॉर्म होता है, ठीक है? आप इसके फार्मूला से भी जो है वो देख सकते हो, क्योंकि आपने पोटेंशियल बराबर एक फार्मूला पढ़ा था 1/4πε0, और ये होता है चार्ज, और डिवाइड बाई नीचे में जो आपका आया था वो आया था आर। जो भी इसका रेडियस होगा वो रेडियस आपको नीचे में डालना होता है। तो थोड़ा सा अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा
जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं कि अगर हम ऐसा करें, जो हमारा ये फंडा है, माने इस फंडा को हम ऐसा करें कि इसमें हम R से मल्टीप्लाई कर दें और R से डिवाइड कर दें, तो देखो V बराबर आपका यहां से बन जाएगा, ध्यान से देखना है इसको, Q बट्टा 4πr², और इसको हम साइड कर लेते हैं R डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। हम थोड़ा सा जो है ना अपने तरफ से क्रिएटिविटी कर रहे हैं ताकि आपको इजी वे में समझा सके कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं एक्चुअल में। अगर आप इसको गौर करेंगे ना तो ये एरिया का फॉर्मूला है, गोला का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला है, और ऊपर में चार्ज है। तो चार्ज पर यूनिट क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और आर और बट्टा ये एप्सिलॉन 0 है। ठीक है बात। तो यहां से सिग्मा का अगर कोई वैल्यू निकालना चाहे तो एप्सिलॉन 0 पोटेंशियल और बट्टा आर, ऐसा फॉर्मूला बन के आपके सामने आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा जो होता है ना वो रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने रेडियस को घटाया तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, अगर रेडियस घटेगा उल्टा है, तो अगर इसको आप घटाओगे तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। हम वही बात आपको समझाना भी चाह रहे थे कि अगर ये बात आप समझ चुके हो हमने कहां से लाया है। अगर आपके पास कोई स्फीयर हो, स्फीयर पर तो रेडियस कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी पूरे स्फीयर के ऊपर में कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर हम इस स्फीयर को कहीं पर जो है इस तरह से नुकीला टाइप का बना दे, ऐसा बना दे, इसके ऊपर में अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, ऐसे अगर बना दें, इस टाइप से हम इसका वितरण कर दें, तो इस परिस्थिति में आप देखोगे ना यहां पर जो है चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर छोटा सा एक स्फीयर खींचोगे तो इससे स्फीयर का रेडियस जो होगा कम होगा। इधर अगर जाओगे तो इसका चार्ज डेंसिटी कम होगा, यानी कि इसके ऊपर में एक समान आवेश घनत्व नहीं होगा। ये बात समझ पा रहे हो। तो कुल मिलाकर के हमारा कहना यह है कि हमने ये जो बात आपको अभी आपके सामने जो रखा है वो कहना यह है कि अगर बहुत छोटा सा पॉइंट हो उसके ऊपर अगर आप चार्ज रख देते हो तो चार्ज का घनत्व बढ़ जाएगा। तो चार्ज का अगर घनत्व बढ़ गया, डेंसिटी अगर बढ़ गया, तो चार्ज जो होगा ना वो आपस में रिपेल करेगा एक दूसरे को, क्योंकि सिमिलर चार्ज इसके ऊपर में जमा है। तो ये चार्ज स्प्रे कर देगा, फेंक देगा, माने इसके ऊपर में टिकेगा नहीं, क्योंकि यहां पर आपने जगह कम दिया है और डेंसिटी ज्यादा दे दिया है, तो वो क्या करेगा, फेंक देगा। तो पीछे वाला चार्ज क्या करेगा, फिर इसके जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर भर देगा। तो पीछे वाला चार्ज जब इसको फिर से भरेगा तो ये क्या, और क्यों भरेगा, क्योंकि चार्ज जब ये फेंक दिया तो ये लो पोटेंशियल पर चला गया, तो जैसे ही आप इसको फिर दोगे फिर वो उस चार्ज को फेंक देगा, फिर वो खाली हो गया लो पोटेंशियल पर। यानी कि जब तक पीछे से चार्ज रहेगा और ये चार्ज उसको देते रहेगा तब तक ये चार्ज लेगा स्प्रे करके फेंक देगा, लेगा स्प्रे करके फेंक देगा। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज फेनोमेना। इसको हिंदी में भी आप बोलोगे तो कोरोना विसर्जन प्रक्रिया या कोरोना विसर्जन घटना आप इसको बोलते हैं। कोरोना माने ये कोविड वाला कोरोना नहीं, ये कोरोना एक प्रक्रिया का नाम है, ठीक है, जिसमें बहुत कम, जब आपके पास यहाँ पर जो है जगह हो और उस पर आपने ज्यादा आवेश दे रखा है, चार्ज दे रखा है, तो वो चार्ज स्प्रे करके फेंक दिया जाएगा। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज मेथड। हमारे ख्याल से कोरोना डिस्चार्ज मेथड आप अच्छे से समझ चुके हो, क्लियर है पॉइंट। और दूसरा बात यह है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर, कोई भी चालक हो, उसको अगर आपने चार्ज दिया ना तो वो चार्ज इसके ऊपर में, स्फीयर के ऊपर में जाकर के जमा हो जाएगा, उसके सतह पर जाकर के जमा हो जाता है। ये दो प्रक्रिया आपको हमने बताया और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे बढ़िया से। इन दोनों प्रक्रिया का इस्तेमाल जो है वन डी ग्राफ जनरेटर में होगा, या ये कह दो कि रॉबर्ट वन डी ग्राफ ने जब बनाया था इस जनरेटर को, तो उस जनरेटर को बनाने के लिए इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। इसमें एक और बात का उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्या चीज का इस्तेमाल किया है, तो उसका भी हम आपको जो है थोड़ा सा आइडिया दे दे रहे हैं कि एक्चुअल में वो बात क्या था जो इन्होंने इस्तेमाल किया था। देखो, अगर आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, और आपने इसको जो है ना वोल्टेज दे दे करके इतना इसके ऊपर में चार्ज दे दिया कि मान लो ये 100 वोल्ट का हो गया, और हमें जो है ना 2 वोल्ट का स्फीयर है, इसके ऊपर में जो चार्ज है ये चार्ज हमको इस पर सप्लाई करना है। तो जरा सोच कर देखो सप्लाई हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ये जो है ना 100 वोल्ट का है और ये 2 वोल्ट का है, तो उल्टा ही सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये लो पोटेंशियल पर है और ये हाई पोटेंशियल पर है।
लेकिन हमको करना क्या है ना, ये 2 वोल्ट वाला का ही चार्ज हमको 100 वोल्ट पर डालना है, चाहे जैसे हम डालें, हम डालना चाहते हैं उसके ऊपर में। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक कॉन्सेप्ट लगाया, एक दिमाग लगाया, कहा कि इस गोला में छोटा सा एक होल करो, और होल करने के साथ साथ आप करो क्या, ये जो आपके पास स्फीयर है छोटा सा 2 वोल्ट का, इसको इसके अंदर डाल दो। तो जैसे ही 2 वोल्ट के स्फीयर को अंदर डालोगे तब तो ये 102 वोल्ट का हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ चुके हो कि कोई भी गोला हो, उस गोला के अंदर का जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रहता है, जो उसके सरफेस पर होता है वो इसके अंदर होता है। लेकिन ये खोखला है, अंदर कुछ है नहीं, इसका मतलब इससे कोई टच भी नहीं किया, लेकिन ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, 102 वोल्ट पे आ जाएगा, क्योंकि 2 वोल्ट अपना लेके गया, 100 वोल्ट इसका आ गया। अब इसको अगर अंदर से हम इसको जोड़ दें तो अब ये 2 वोल्ट वाला जो चार्ज है वो चार्ज इसको दे देगा, इसको दे देगा, तो अब इसके ऊपर में चार्ज आकर के जमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 102 वोल्ट ज्यादा है, 100 वोल्ट कम है, तो 2 वोल्ट प्लस से अब 100 वोल्ट पर चार्ज को जो है वो सप्लाई किया जा सकता है। एक टेक्निक इन्होंने ये भी लगाया। देखो ये बड़ा माने सामान्य सा बात है, लेकिन अगर आप उस जमाने की बात करो जिस जमाने में इसका खोज हुआ था, उस जमाने में ये सामान्य नहीं था। हालांकि यहाँ पर टेक्निक आप देख लो, बड़ा बेहतरीन टेक्निक लगाया। 100 वोल्ट वाला पर 2 वोल्ट से हमको चार्ज देना है, चार्ज इस पर जमा ये होगा ही नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको ला करके अंदर कर दिया, और अंदर करने के बाद इसको 102 वोल्ट बना दिया। जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल किया, और उस हिसाब से इसको यहाँ पर स्फीयर को फिर से छोटा वोल्टेज वाले से चार्ज को सप्लाई कर दिया। ये तरीका इन्होंने अपनाया, और इस तरीका के माध्यम से इन्होंने एक डिवाइस बनाया। किसने? तो इनका नाम था रॉबर्ट जे डी वंडी ग्राफ, इनका पूरा नाम था ये, और उन्होंने ही बनाया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया है वंडी ग्राफ जनरेटर। तो देखो ये जनरेटर काम कैसे करता है और आपको परीक्षा में लिखने कैसे हैं। तो परीक्षा में लिखने के लिए हम इसको जो है ना 5 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, प्रत्येक भाग में उसको एक एक नंबर देना है, और वो प्रत्येक भाग में एक एक नंबर देगा, 100% वो आपको एक एक नंबर देगा। तो कुल मिलाकर के आपको 5 नंबर मिल जाएगा, सही रहेगा, है ना। तो आइए पहले हम इस पर बात करते हैं। हमने अभी 3 कॉन्सेप्ट बताया है, तीनों कॉन्सेप्ट आप अच्छा से समझ चुके होंगे। अब हम उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो वंडी ग्राफ ने क्या किया कि एक मेटल का स्फीयर लिया, मेटल का एक स्फीयर लिया, गोला लिया, और इस गोला को 2 स्टैंड पर रख दिया। एक स्टैंड का नाम ए डाल दो, एक स्टैंड का नाम बी डाल दो, और याद रखना ये इंसुलेटिंग यहां पर हम लिख भी देते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो ये अचालक स्टैंड है, ठीक है बात। और ये जो गोला है, इस गोला को आप बोल सकते हो ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, चालक है, लेकिन खोखला है, याद रखना इस बात को, ये खोखला है, इसके अंदर कुछ है नहीं। तो इसका हमने फायदा उठाया। अब फायदा हमने क्या उठाया, वंडी ग्राफ साहब ने उठाया, और उसी के माध्यम से इसके ऊपर में बहुत ज्यादा चार्ज को जो है ना स्टोर कर लिया। देखो बेसिकली चार्ज जो है स्थिर आवेश को ज्यादा आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से स्थिर आवेश को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोक सकते हो, इतना एबिलिटी इसके अंदर होता है। तो इन्होंने क्या किया, समझना इस पॉइंट को, एक गोला लिया कंडक्टर हॉलो स्फीयर खोखला, और इसमें थोड़ा जगह खाली छोड़ दिया बीच में, ठीक है, और इसको क्या किया, इंसुलेटिंग स्टैंड पर डाल दिया ताकि चार्ज सप्लाई होकर के नीचे ना जाए, इसलिए अचालक जो स्टैंड है इसके ऊपर में इसको रख दिया। अब क्या किया इन्होंने, इसके सेंटर पर एक पुल्ली लगाया और एक नीचे पुल्ली लगाया, ऊपर में भी और नीचे में भी। और पुल्ली को क्या करते हैं ना, केवल घुमाते हैं, क्या चीज के माध्यम से, मोटर के माध्यम से। अब पुल्ली घूमेगा, इसका मतलब ये होता है कि इस पर जो बेल्ट आपने चढ़ा रखा है अचालक पदार्थ का, ये इसके ऊपर में इस तरह से ये क्या करेगा, घूमेगा, चारों तरफ ऐसे घूमेगा, ठीक है। हम इसके बगल में 2 मेटल का कंब लगा रखे, मेटल का कंब, मान लो ये C1 है और ये मान लो ये C2 कंघी है, कंघी का नाम है, और ये देख लो नुकीला है, ताकि कोरोना डिस्चार्ज मेथड जो समझाए हैं वो काम इस पर करे। हाई वोल्टेज रेक्टिफायर इसको बोलते हैं, उच्च वोल्टेज दिष्टकारी बोलते हैं। ई क्या करता है ना कि ई पॉजिटिव चार्ज इधर सप्लाई करेगा, या ये कह दो कि वो पॉजिटिव चार्ज कोई भी
माने सिस्टम के द्वारा क्या करेगा ना कि जो आपका एसी करंट जो होता है उस करंट को ये डीसी में कन्वर्ट करके इसको सप्लाई करेगा। तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव जितना भी चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो कंघी के ऊपर जाएगा, और कंघी पर जाएगा तो आप याद करो हमने बताया है कोरोना डिस्चार्ज मेथड से ये कंघी चार्ज को रख ही नहीं पाएगा क्योंकि ये नुकीला है, माने बहुत कम सरफेस एरिया होगा और ज्यादा घनत्व हो जाएगा चार्ज का, तो ये स्प्रे कर देगा इस बेल्ट पर। और बेल्ट चूंकि घूम रहा है तो ये बेल्ट क्या करेगा, चार्ज को पहुंचा देगा ऊपर तक। बड़ा बढ़िया तरीका है। लेकिन दूसरा कंघी जो है वो भी तो नुकीला है, तो जितना जल्दी वो स्प्रे कर दिया एब्जॉर्ब भी तो जल्दी कर लेगा, तो वो क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब करके ये क्या करेगा इसके माध्यम, चूंकि ये भी मेटल का है, इसके माध्यम से ये चार्ज सप्लाई कर देगा किसको, इस गोला को, और गोला क्या करेगा इसको अपने सरफेस के ऊपर में इस तरह से स्टोर कर देगा। अच्छा, ऐसा प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे करके हम इसके ऊपर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये 1D ग्राफ जनरेटर का बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने आपको समझाया, और यही बात आप लिख दो आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। समझ लो बात को फिर से। एक गोला है, पूरा कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, संरचना बता रहे हैं। ये खोखला गोला है, इस खोखला गोला को आप इंसुलेटेड स्टैंड पर रखते हो, गोला के सेंटर पर तथा उसके नीचे 2 आप पुली लगाते हो, इस पुली के ऊपर में अचालक पदार्थ का बेल्ट लगाते हो। इस बेल्ट के ऊपर में जब, अच्छा ये ऐसा भी कर लेते हैं, दोनों पुल्ली के बगल में हम लोग मेटल का कम्ब लगाते हैं C1 C2। मेटल का कम्ब जो होता है, एक मेटल का कम्ब HVR यानी हाई वोल्टेज रेक्टिफायर यानी चार्ज सप्लाई वाला जो टर्म है उससे जुड़ा हुआ है, और दूसरा कंघी जो है वो गोला से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही इस पर आप चार्ज देते हो और ये बेल्ट घूम रहा होता है तो चार्ज स्प्रे होकर के बेल्ट पर जाएगा, और बेल्ट क्या करेगा इसको पहुंचा देगा दूसरे कंघी के पास, और दूसरा कंघी चार्ज को स्टोर कर लेगा, लेकिन ये भी अपने पास रख नहीं पाएगा, लेकिन ये क्या है जुड़ा हुआ है गोला से, इसलिए ये अंदर में गोला को दे देगा, गोला अपने सरफेस को दे देगा। इसी प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे करके इसके ऊपर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चार्ज को आप जमा कर सकते हो। ठीक है बात। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हमने बताया, कैसे काम करता है, कैसा इसका कंस्ट्रक्शन है। लेकिन किन किन प्रक्रियाओं पर काम किया है यह प्रक्रिया आप समझ चुके हो, दोबारा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो अंदर क्यों ले गए, ताकि इसका वोल्टेज जो अंदर में बढ़ जाए, चार्ज नीचे में वोल्टेज कम था अंदर जाएगा तो बढ़ जाएगा। दूसरा, ये स्प्रे क्यों करता था कोरोना डिस्चार्ज मेथड से, और गोला को चार्ज जब अंदर से दे रहे हैं तो सरफेस पर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि कोई भी चालक अपने चार्ज को सरफेस पर रखता है। एक बार और हमने आपको बता दिया, इस प्रक्रिया के तहत ये काम किया। लेकिन इसको आप करना क्या, इसको आप 5 भाग में बांट करके पढ़ना। हम इसका जो है 5 भाग में जो है यहां पर दे रखे हैं, लिख भी रखे हैं। सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन दे देना, इंट्रोडक्शन परिचय दे देना कि ये है क्या। तो 1D ग्राफ जनरेटर जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है, एक ऐसा जनरेटर है जो प्रचुर मात्रा में स्थिर विभव को उत्पन्न कर सकता है। उसका निर्माण सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में रॉबर्ट जे 1D ग्राफ ने किया था। यह बात आपको इंट्रोडक्शन में इतना लिख देना है। 5 भाग में बांट करके इसको पढ़ना है। अगर 5 भाग में बांट करके इसको पढ़ोगे, थोड़ा सा रुक जाओ, क्लियरिटी ला दे आप, है ना। 5 भाग में अगर इसको बांट करके पढ़ोगे ना तो तुमको ये पूरा का पूरा नंबर दे देगा। फिर दूसरा, ये किन सिद्धांतों पर काम करता है, तो पहला सिद्धांत आपको बताए हैं, आवेश चालक के सतह पर रहेगा, पहला प्रिंसिपल ये। दूसरा है कि यह कोरोना विसर्जन घटना पर कार्य करता है, दूसरा सिद्धांत। यह सिद्धांत हमने आपको अभी बताया है। तो बड़ा सिंपल बात बता रखे है आपको, ऐसे लिख दो, आपको पूरा नंबर देगा, गारंटी है, कभी नहीं काटेगा, वो एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए अब अगला 5वां पॉइंट में जो है, अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे, तो अगला पॉइंट आपको लिखना कंस्ट्रक्शन, जो हमने अभी बताया है। और ध्यान रखना, ये बात रटने का जरूरत नहीं है, जो बात समझ चुके हो उसी बात को अपनी भाषा में लिख दो, हो गया। हम वही बात तो लिखवाए हैं, इसमें लिखे भी है, हॉलो मेटालिक स्फीयर इज माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड ए बी। एक धात्विक खोखला गोला अचालक स्टैंड ए बी के ऊपर में स्थित है। यही बात तो अभी हम बताए हैं, आपको समझाए हैं। अब आगे की बात यह है कि अ पुल्ली इज कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, अनदर पुल्ली एट द बॉटम ऑफ जनरेटर। ये बात भी आपको बताए हैं कि एक पुल्ली जो था वो स्फीयर के सेंटर में था और एक उसके नीचे था, जनरेटर के बॉटम यानी निचले हिस्सा में था। अगला पॉइंट है कि अ बेल्ट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल मूव्स ऑन पुलीज टू कैरी चार्ज। एक बेल्ट को दोनों पुली पर हम जब लगा देते हैं ताकि वो चार्ज को ढोएगा,
ये कंस्ट्रक्शन की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद टू मेटालिक कम्ब C1 C2 आर कनेक्टेड नियर अपर एंड लोअर पुली विद स्पेयर एंड हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। हम लोग क्या करते हैं, दो मेटल का कंघी को जोड़ते हैं, एक को स्पेयर के साथ जोड़ देते हैं, एक को नीचे जो है हाई वोल्टेज रेक्टिफायर के साथ निचले पुल्ली के सामने हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है। हम जो फिगर में देखे वही बात यहाँ लिख दिए, तुम भी यही करो, फिगर में जो दिख रहा है वो चीज लिख दो, हो गया। वैसे आपके सुविधा के लिए थोड़ा सा रिवीजन करने में दिक्कत ना हो तो उसके लिए हमने ये पूरा बढ़िया से लिख करके आपके सामने रख दिया है, लेकिन इसको बैठ करके रटने की जरूरत नहीं है। जो हमने लिखा है इसी बात को A to Z हूबहू नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसमें अपना मर्जी से चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट, आप लिखो इसमें। चौथा पॉइंट आप लिखो कि ये काम कैसे करता है। काम कैसे करता है वो पता है कि जैसे ही हाई वोल्टेज रेक्टिफायर को ऑन करोगे तो क्या होता है, लोअर, हम इस बात को डायग्राम से ही समझते हैं, हम यहां पर आपको समझाते हैं, लिखा हुआ तो है ही। जैसे ही इस हाई वोल्टेज रेक्टिफायर को आप काम करवाना शुरू करते हो तो ये चार्ज सप्लाई करेगा किसको, बेल्ट को, और बेल्ट क्या करेगा, देगा कंघी को, कंघी किसको देगा, स्पेयर को, और जमा हो गया। यही तो काम करने का इसका प्रक्रिया है, और वो बात हमने लिख दिया है, वर्किंग इसका चौथा पॉइंट। और पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि इसका प्रयोग आप कहां कहां करते हो, इसका उपयोग है क्या। पहला उपयोग है कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, चार्ज पार्टिकल को स्पीड करवाने के लिए, क्योंकि कैंसर का इलाज होता है तो रेडिएशन थेरेपी में बेसिकली क्या होता है, रेडिएशन से मारा जाता है। तो उस पार्टिकल को स्पीड क्या चीज से करवाओगे, हाथ से थोड़ी फेंक के मारा जाएगा। तो उसको स्पीड देने के लिए यही वान डी ग्राफ जनरेटर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स में जो अलग अलग के समस्थानिक होते हैं उन तमाम चीजों को पढ़ने के लिए भी वन डी ग्राफ जनरेटर का ही आप प्रयोग करते हैं। उसके अलावा परमाणु को तोड़ने में भी आप इसी का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को प्रोड्यूस करने के लिए तो आप इसका इस्तेमाल करते ही हैं। तो कुल मिलाकर के हम इसका जो है ना 5 टुकड़ा में जानकारी आपको दिए, और ये पांचों टुकड़ा में ही आप जानकारी वहां लिख के आना, और डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम छोड़ना नहीं। लेकिन डायग्राम बनाना कहाँ है समझ लीजिए, डायग्राम बनाना है कंस्ट्रक्शन के बाद या कंस्ट्रक्शन से पहले। डायग्राम बना दो तब कंस्ट्रक्शन लिखना, इसके बीच में ही उसको घुसा दो। बाकी तो जैसे सीरियली बाई हम बताए हैं वैसा ही सीरियली बाई लिख दो, 5 नंबर तुमको जो है इजी वे में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक करके स्क्रीनशॉट आपको दिलवा दे। पहला पेज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वन डी ग्राफ जनरेटर हम शुरू कर रखे हैं। उसके बाद इसमें आपको लिखना क्या है, वो तमाम चीजें का जो है पहला भाग, दूसरा भाग जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारा तीसरा कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को भी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आपका जो है अगला जो पॉइंट है वर्किंग वाला, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो पॉइंट है। ठीक है, और एक आखिरी जो आपका पॉइंट है इसका उपयोग, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो भाग है ना इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। चलो अब आते हैं हमारा जो, चूंकि ये पूरा का पूरा कहानी जो है वो तो समाप्त हो गया, तो अब थोड़ा सा पहले हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर आगे का जो बात है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि आपका जो कैपेसिटर जो था, लास्ट टॉपिक ये समाप्त हो चुका है। इसमें और भी ज्यादा कुछ बातें हम लोगों को जो है अब पढ़ना है नहीं। दरअसल जो बातें आपको पढ़ना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ जितने भी जानकारी आपको चाहिए वो तमाम जानकारी जो है हम आपको दे रखे हैं। अब इसमें और भी किसी प्रकार का जानकारी की आपको आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे मान के चलो कि आपका ये जो सिलेबस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये समाप्त हो गया है। पूरा जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट आपको चाहिए ये तमाम बातें आपका समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स हम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको बढ़िया से तैयार कीजिए, और जितना भी इससे जुड़ा हुआ मामला है वो तमाम चीज़ों को आप हल करो। इसमें आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और 8 नंबर एकदम गारंटी है आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो एक लास्ट रिक्वेस्ट फिर से अंतिम में आपसे एक निवेदन है, फिर से आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइबर का संख्या जो आप बढ़ाइए, इस मामले में आप हेल्प कीजिए। ठीक है, जो भी लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं जिनको इन तमाम टॉपिकों की आवश्यकता है, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा काम कीजिए हमारे लिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है आप अपने आसपास जितने भी दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जो है और भी जुड़ सके।
ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ अगले जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें, और उसमें हम लोग बात करेंगे पहले न्यूमेरिकल्स का, फिर उसके अनुसार से आगे का जो चर्चा होगा वो चर्चा आपके साथ हम करेंगे क्या चीज़ में, वो होगा आपका टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का।